स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। कहानी कुर्सी की में बात हो रही है नीट एग्जाम को लेकर। एक तरफ सरकार एक्शन में नजर आ रही है तो दूसरी तरफ ये धांधली कैसे हुई, आज इंडिया टीवी ने एक बड़ा खुलासा किया। पटना में जिस सेंटर से पेपर लीक का आरोप लग रहा है उसके संचालक ने हैरान करने वाली बात बताई। इंडिया टीवी से बातचीत में संचालक ने बताया कि उसने एग्जाम से पहले पेपर देखा, परीक्षा से पहले बच्चे आए थे, उन्हें पेपर रटवाया गया था। पहले 4 बच्चे आए, बाद में करीब 20 और बच्चे पहुंचे थे जिन्हें पेपर रटवाया गया था। मनीष को बोला कि इस तरह की बात है, कुछ लोग रहेंगे, तो हम बोले कि ऐसा है तो आप रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, नीचे खाली है, आप मकान मालिक से एक बार भैया से बात कर लीजिएगा। हमको गुड फेथ में ले लिया कि हम बात कर लिए हैं, आप निश्चिंत रहिए। और मेरे से गलती हो कि मैं भैया को फ़ोन नहीं कर पाया, उसी के विश्वास पे रह गया और वो भैया को कॉल नहीं कर पाया। बोला था कि वो जो लड़का था बोला कि मेरे ही गांव का ही भी है और उसका नाम मध्यम है, इतना ही मैं उसके बारे में जानता। मनीष आपका रिश्तेदार है, मित्र है, पड़ोसी है? कोई रिश्तेदार नहीं है, मित्र है, बहुत मैंने पिछले 10 साल से मित्रता है। रात में 5-7 आए, उसके बाद हम चले गए 11 बजे रात में सोने। चाबी नीचे गेट का उसी के पास था, मनीष के ही पास। सुबह में 8 बजे उठे तो देखे कि बढ़े हुए हैं लोग, सब लोग। बच्चे रात भर कहाँ रहे? नीचे के हिस्से में? नीचे के रूम में। वहाँ कोई थी लाइट, पंखा, बिजली कुछ? लाइट तो बॉल पहले से लगा हुआ था, कुछ नहीं है। फैन नहीं था? नहीं। भीषण गर्मी में बच्चे नीचे पूरी रात रहे? बसों से ही रहा। क्या देखा आपने? बच्चे रट रहे थे? बस रात में बैठा हुआ था, देखते। नहीं, उनके पास प्रश्न पत्र था, उत्तर था? नहीं था। रात में कुछ नहीं देखे, कल होकर के 10 बजे के बाद देखे वो लोग। जो भी है कागज वगैरह 10 बजे के बाद। हमसे ही एक बच्चा बोले कि हमको पेपर कब मिला। हमके पेपर किस चीज़ का पेपर? तो कि हमको तो यहाँ सिर्फ आपको रखने के लिए रात भर रुकने के लिए दिया गया था, ये सब तो हमको जानकारी नहीं है, हमको कुछ पता नहीं इसके मामले में। फिर मनीष से पूछा तब कि आधा घंटा में चल जाएगा, आधा घंटा में चल जाएगा। अच्छा, यानी आपको पता चल गया था कि क्वेश्चन बच्चों को आंसर मिल चुका है? नहीं, उस समय नहीं था, जिस समय उससे बच्चों से ने कहा ना कि छात्रों ने कहा कि क्वेश्चन मिल 10 बजे के बाद ही इस तरह के कंफर्मेशन हुआ कि लोग के पास आ गया। देखे 10 बजे के बाद हम देखे। परीक्षा 2 बजे से थी, 10 बजे के बाद आपने देख लिया प्रश्न पत्र था उनके पास? हाँ, देखे। दूसरी बार पूछ रहा हूँ। 10:30-11 के बीच में हमने लोग के हाथ में पेपर देखा, मनीषे के हाथ में पेपर में देखा। अब जैसे जैसे बिहार में जांच आगे बढ़ रही है, ईओयू जांच कर रही है, वैसे वैसे इसके जो कनेक्शन हैं, इसके जो तार हैं, वो दूर दूर तक फैले हुए नजर आ रहे हैं। हजारीबाग तक ये जांच की आज पहुंच चुकी है। वहां ओएसएस स्कूल के टीचर से पूछताछ हो चुकी है। अभी आपने स्कूल के संचालक का बयान सुना जो ये बता रहा है कि एक रात पहले बच्चे आए थे, नीचे वाले कमरे में थे, उनके पास क्वेश्चन पेपर था और इस बात की जानकारी उसे जिस दिन परीक्षा थी उस दिन लगती है 10 से 11 बजे के करीब, 2 बजे परीक्षा होनी थी। अब कैसे ये पूरा फुल प्रूफ प्लानिंग के तहत पेपर लीक हुआ है हर्षवर्धन जी, ये तो प्लानिंग से समझ में आ रहा है। झारखंड तक मामला पहुंच रहा है और ये सिर्फ अभी एक स्टेट का मामला है, अलग अलग स्टेट में तो जांच होना बाकी है अभी। देखिए, मुझे लगता है कि अब ये जिस तरफ जा रहा है, आज नहीं तो कल सरकार को ये परीक्षा रद्द करनी ही पड़ेगी। ये नहीं हो सकता है। अभी तक देखिए था कि एक सेंटर पर हुआ है, एक जगह पर हुआ है। अगर कई अलग अलग ऐसे लोग दिख रहे हैं और अब तो दिखने लगे हैं ना, दूसरे शहरों में भी जांच जा रही है और उसमें कहा जा रहा है कि पेपर लीक हुआ। अब ये कौन ये सुनिश्चित कर पाएगा कि पेपर लीक हुआ भी तो बच्चों को पेपर मिल पाया कि नहीं मिल पाया, समय से मिल पाया कि नहीं मिल पाया? और ये तो आधार होता नहीं। आधार तो बस इतना होता है कि गड़बड़ हुई है या नहीं हुई है। इसमें गड़बड़ होती हुई साफ दिख रही है और मुझे लगता है कि सीबीआई अब इसकी जांच कर रही है तो सीबीआई को इसे लेकर आना चाहिए। लेकिन एक बात और है, अगर ऐसी चीजें समझ में आने लगी हैं तो काउंसलिंग की डेट नजदीक आ रही है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। बेहतर होगा कि उससे पहले सरकार कोई निर्णय ले जो छात्रों को थोड़ा सा चिंता से बाहर भी लाए और इसके साथ ही वो ये भी बताए कि अगली परीक्षा कब होने वाली है, कौन कराएगा, उसके लिए क्या क्या फुल प्रूफ इंतजाम किए हैं, ये भी बताना चाहिए। अच्छा, इस मामले में राहुल जी देरी तो शुरुआत से ही हुई ना। ईओयू जानकारी मांगता रहा एनटीए से, जो अवशेष मिले थे जले हुए पेपर के। अगर उस वक्त जानकारी मिल जाती तो हजारीबाग में जहां कल पहुंची है ईओयू, वो बहुत पहले पहुंच चुकी होती और बहुत पहले पता चल जाता कि ये सेंटर हो सकता है जहां से पेपर लीक हुआ है। देखिए, पूरा रायता जो है वो एनटीए ने ही फैलाया। अगर उसको ये पता चल गया था, जो उसने अपना ही थर्ड पार्टी के जरिए जो है सर्वे करवाया था सेंटर्स का, उसको 12 दिन बाद पता चल गया था कि बहुत सारी जो है वो अनियमितताएं हैं इस सारे मामले में, तो उनको पहले ही एक्शन लेना चाहिए था। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास मामला है, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि क्या करना है। लेकिन इस सब में एक जो देरी की बात है वो उससे आगे भी देरी है कि देखिए, अगर जितना आप देर करेंगे उतना ही जो बच्चे हैं उनका साल
जो है वो खराब होने की तरफ जाएगा। अब जो है एक तारीख तय है कि इस काउंसलिंग होनी है, उसके बाद एडमिशन होना है। अगर आप पहले ही फैसला करेंगे तो चीजें जल्दी हो पाएंगी, वरना अगर फैसले में इसमें देरी होगी तो और ये जो है आगे बढ़ेगा सारा। फिर नीट की परीक्षा कब होगी, फिर आगे काउंसलिंग कब होगी, सारा दिक्कत है। और मुझे ये मानना है कि अगर ये कि पेपर जो नीट का अंडर ग्रेजुएट पेपर है ये कैंसिल किया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वो छात्र जो कि इसको पहली बार क्रैक कर चुके हैं, जो कर सकते हैं, जिनको विश्वास है, वो दूसरी बार भी क्रैक कर लेंगे। ये तुक्का तो होता नहीं, जिसकी पढ़ाई होती है, जिसने तैयारी की होती है, दोबारा भी क्रैक कर ले। नहीं भाई, मैं इससे थोड़ा सा असहमत हूँ। देखिए, ये बात सही है कि तैयारी होती है तो आप दूसरी बार भी कर लेंगे, तीसरी बार भी कर लेंगे, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ें आपके भाग्य से ऐसा होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इस बार आप जानते हैं, दूसरी बार नहीं जानते होंगे। तो एक बार, कई बार ऐसा होता है कि सिविल सर्विसेज में भाग्य के अगर आधार पर आप जो है एग्जाम में जा रहे हैं तो बड़ी अजीब बात है, लेकिन देखिए पढ़ाई के आधार पर जा रहे हैं तो नहीं, ऐसा होता नहीं है। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखते हैं तो बहुत बार ऐसा है कि मेंस लिखने वाला भी अगली बार पीटी में फेल कर गया है। ऐसा नहीं है कि वो पढ़ा नहीं है, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके लिए नहीं हो सकता है। इस बार मेरा बहुत अच्छा हुआ हो, अगली बार मेरा नहीं भी हो सकता है। और ऐसे कोई ये तुक्का की बात नहीं है, ये भी एक सवाल होता है। तो मुझे लगता है कि जब ऐसी घटना घटती है तो जो लोग का एग्जाम अच्छा होता है वो लोग बेचारे बड़े दुखी हो रहते हैं इन सब चीज़ों को लेकर के। ये इतना काम आसान नहीं है, ये कह देना बड़ा आसान हो जाता है कि ठीक है आपने पढ़ लिया है, तैयारी कर ली है, तो अगली बार भी आप दे दीजिए, क्या दिक्कत है आपको। ये कहना बड़ा आसान है। वैसे ही है कि भाई आप जैसे हम लोग कहते हैं ना, आपने कुछ अपराध किया ही नहीं है तो आपको मोबाइल अपना पासवर्ड देने में आपको दिक्कत क्या है, आप दे दीजिए ना। लेकिन फिर भी लोग उसी को डिफेंड करने के लिए नहीं हो, तो उनका अपना अधिकार है, मोबाइल का पासवर्ड नहीं देंगे, वो उनका व्यक्तिगत अधिकार है। ऐसा नहीं होता है। पर क्या ये रागी जी की राय हो सकती है? मेरा ये मानना है कि जो एक बार क्रैक कर सकता है दोबारा भी क्रैक कर सकता है, और वो उतनी पढ़ाई की होती है उसने। वो तकनीकी तौर पर ये ठीक नहीं, क्योंकि कई बच्चे होता है कि बाकायदा इंटरव्यू तक पहुंचते हैं, मैं यूपीएससी की बात कर रहा हूं, और अगली बार वो मेंस भी नहीं निकाल पाते और बाद में कुछ प्री भी नहीं निकाल पाते। ये हम लोग चूंकि ढेर सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव बच्चे रहे तो वो दिखते हैं। लेकिन ठीक है, एक कहा जा सकता है कि भाई ठीक है, जो तैयारी करेगा वो आगे भी कर सकता है, ये जनरल स्टेटमेंट हो सकता है, लेकिन ऐसा आमतौर पर होता नहीं है। इसीलिए, और आप सोचिए कि जिसका आखिरी वर्ष हो, इस तरह से आप समझिए जिसने 3 साल से तैयारी की है और तीसरे वर्ष में उसका लिस्ट में नाम आया हो, मतलब मेरिट लिस्ट में, तब उसके लिए कितना बड़ा संकट होगा कि वो 1 साल और आगे उसकी तैयारी करे। तो कई कॉम्प्लिकेशंस है, लेकिन फिर भी कोई बीच का रास्ता तो निकालना पड़ता है। देखिए, बहुत सारी चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों का जवाब सरकार को देना है। सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है, कल से संसद का सत्र शुरू होगा। अब मोदी सरकार 3.0 के सामने और कितनी चुनौतियां हैं? नीट का मसला तो विपक्ष की तरफ से उठाया ही जाएगा, लेकिन इसके अलावा और सदन में क्या क्या हो सकता है? देखिए, प्रोटेम स्पीकर चुने गए, उस पर भी विपक्ष ने अपने सवाल दागने शुरू कर दिए हैं। जयराम रमेश ने कहा है कि परंपरा के मुताबिक चुनाव नहीं हुआ है, क्योंकि वरिष्ठता के आधार पर चुनाव होना था। 8वां कार्यकाल जिन सांसदों का है उनमें से किसी एक का चयन होना था, जिसमें वो के सुरेश की बात कर रहे हैं, के वीरेंद्र की बात कर रहे हैं। वो केंद्रीय मंत्री हैं तो उनका ऑप्शन खत्म हो जाता है, इसलिए के सुरेश प्रोटेम स्पीकर बनने चाहिए थे मेहताब जी की जगह, ये जयराम रमेश कह रहे हैं। इसके अलावा स्पीकर को लेकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर भी इस वक्त जो चर्चाएं हैं वो बहुत तेजी के साथ चल रही हैं। बाकायदा बैठकें हो रही हैं। राजनाथ सिंह के घर पर 17 से 18 जून को बैठक हुई। जानकारी यह है कि बीजेपी चाहती है कि उनका स्पीकर बने, हालांकि जेडीयू ने अपना रुख साफ कर दिया है। जेडीयू की तरफ से कहा गया है कि बीजेपी का जो भी फैसला होगा, जो भी चेहरा बीजेपी सामने रखेगी स्पीकर के तौर पर, हम उसके साथ रहेंगे। टीडीपी का क्या रुख होगा यह भी देखना दिलचस्प होगा। वहीं विपक्ष ये कह रहा है कि इस बार डिप्टी स्पीकर का जो पद है वो विपक्ष को मिलना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो संभावना यह है कि स्पीकर के सामने अपना कैंडिडेट विपक्ष की तरफ से भी उतारा जा सकता है। तो बहुत सारी चुनौतियां इस वक्त सरकार के सामने होंगी, मोदी सरकार 3.0 के सामने समीर जी देखने को मिल रही हैं। निश्चित रूप से उसमें कोई दो राय नहीं की चुनौतियां तो बहुत रहेगी। देखिए, अगर विपक्ष चाहता है कि संसद चले तो वो बातचीत का और संवाद का रास्ता निकाल सकता है, लेकिन अगर विपक्ष तय कर आएगा कल पार्लियामेंट के अंदर कि किसी भी स्थिति में संसद को नहीं चलने देना है, तो देखिए फिर कोई भी मुद्दे वो उठा सकते हैं और संसद को बाधित कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और सरकार भी ये मान के चल रही है कि विपक्ष इसी तैयारी से आने वाला होगा। देखिए, जो प्रोटेम स्पीकर का जो मामला जो कांग्रेस उठा रही है, मुझे लग रहा है वो कांग्रेस का एक गलत एजेंडा है और गलत रास्ते पर चल रही है। आप देखिए, पिछले 2019 के इसमें वीरेंद्र
खटीक को जब भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था उस समय मेनका गांधी भी सबसे सीनियर थी, लेकिन चूंकि मेनका गांधी की कंटिन्यूटी काउंट नहीं हो पा रही थी, इसी कारण वीरेंद्र खटीक को बनाया गया था। अगर जो कांग्रेस जिस आधार पर इसमें उनके अपने के सुरेश के लिए मांग रही है, केरल के सांसद के लिए, अगर वही आधार अगर लगता तो मेनका गांधी बन जाती है। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसद मेनका गांधी को पीछे छोड़कर वीरेंद्र खटीक को दिया था, क्योंकि वो लगातार जीत के आने वाले सीनियर सांसद थे, और जो 2019 में लागू किया था भारतीय जनता पार्टी ने, वही 2024 के अंदर लागू कर रही है। और उसी आधार पर प्रोटेम स्पीकर मेहताब जो उड़ीसा से आते हैं, कटक के सांसद है लगातार, वह बने। तो मुझे लग रहा है कि विपक्ष इसमें जीत छोड़ना चाहिए। यह विपक्ष का कहना ठीक है कि भाई स्पीकर अगर भारतीय जनता पार्टी का बन रहा है, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, तो विपक्ष को डेप्यूटी का दिया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कह सकती है कि हाँ डेप्यूटी का देंगे, तो ये कोई जरूरी नहीं कि डेप्यूटी का पद कांग्रेस को मिले। हो सकता है विपक्ष में तो और भी पार्टियां हैं, किसी और को भी डेप्यूटी का पद मिल सकता है। अब ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या कांग्रेस को छोड़कर जो दूसरे विपक्ष में दल हैं उनको किसी को डेप्यूटी का पद ऑफर करती है, या एनडीए में जो उनके सहयोगी दल है, तेलुगु देशम पार्टी है या कोई अन्य पार्टी है, उसको वो डेप्यूटी का पद, स्पीकर का पद देती है। यह सरकार की रणनीति का हिस्सा है। सरकार तय करेगी कि उन्हें किस तरीके से बनना है। सबसे पहले सरकार अपने स्पीकर को लेकर आएगी। सरकार ने किसी को स्पीकर बनाया, सरकार ने तय कर लिया होगा नरेंद्र मोदी जी ने कि किसी स्पीकर बना रहा है। मुझे लग रहा है ये 15 तारीख को डिक्लेयर हो जाएगा कि 18वीं सत्र का जो स्पीकर है वो कौन बनने जा रहा है। और मुझे लग रहा है डेप्यूटी स्पीकर को लेकर भी सरकार ने अपना निर्णय ले लिया होगा कि क्या ये किसी एनडीए के सहयोगियों को देना है, या विपक्ष में कांग्रेस को देना है, या कांग्रेस के साथ जो कोई अन्य दल है विपक्ष है उसको देना है। ये देखना होगा। मुझे लग रहा है अभी सरकार इसी खुलासा नहीं करेगी, लेकिन ये तय है कि पहले अभी कांग्रेस ये भी बता दे कि अगर वो विपक्ष का पद मांग रही है डेप्यूटी का, तो ये भी बता दे कि हमारी तरफ से विपक्ष का नेता कौन होगा। कांग्रेस अभी तक ये भी तय नहीं कर पाई है कांग्रेस को बनना है विपक्ष का नेता का पद, तो बता देते कि राहुल गांधी रहेंगे या ये विपक्ष का नेता बनने वाला है। कल से पार्लियामेंट शुरू हो रहा है, कांग्रेस अभी तक इस बात का जिक्र नहीं किया है, तो कांग्रेस पहले अपने नेता का नाम भी बता दे। सरकार तय है कि स्पीकर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का बनने जा रहा है। डेप्यूटी स्पीकर मुझे लग रहा है एनडीए के किसी सहयोगी दल को मिल सकता है, और अगर सरकार को लगता है तो विपक्ष में को भी वो दे सकती है। लेकिन एनडीए के किसी सहयोगी दल की मुझे संभावना ज्यादा लग रही है डेप्यूटी स्पीकर बनने की। हो सकता है वो तेलुगु देशम पार्टी से कोई बने। इस बार संख्या ज्यादा है हर्षवर्धन जी, विपक्ष के 234 सांसद हैं पूरे इंडिया ब्लॉक की अगर बात करें जो सदन में बैठेंगे, तो क्या इतना आसान होगा कि उनकी मांग को सरकार इग्नोर करे, और डिप्टी स्पीकर का पद अगर वो मांग रहे हैं तो वो पद उन्हें ना देकर अपने ही किसी सहयोगी को दें? देखिए, मुझे लगता है थोड़ा भ्रम हो गया है पिछले कुछ दिनों में। इतना संख्या बल नहीं है कि डिवीजन ऑफ वोट्स होगा तो वो अपना स्पीकर या डिप्टी स्पीकर बनवा ले जाएंगे। अगर चुनाव हुआ तो दोनों भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी आसानी से जीत जाएंगे। अब क्या ये दबाव सरकार को मानना चाहिए? बड़ी सीधी सी बात यह है, अभी प्रोटेम स्पीकर है, प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब को बनाया गया है। उनके साथ जो सहयोगी एक पैनल बनता है पूरा, क्योंकि 2 दिन शपथ होती है, जो भी प्रोटेम स्पीकर बनेगा पूरे समय उसको बैठना मुश्किल होगा, फिर बैठा भी है तो उसके साथ सहयोग के लिए बहुत सी जो जरूरत होती है, सचिवालय के साथ कुछ सांसद उसमें शामिल किए जाते हैं। अब उसमें जो सांसद हैं, बालू जी हैं, सुरेश हैं, दूसरे लोग जो हैं, वो एक खबर आ रही है कि विपक्ष कह रहा है कि नहीं अगर प्रोटेम स्पीकर हमारा नहीं बनाओगे तो हम वापस ले लेंगे। अगर शुरू से ही इस तरह की अड़ंगेबाजी विपक्ष करेगा तो जाहिर है सरकार और विपक्ष के बीच तनाव की स्थिति होगी, ये बहुत अच्छी नहीं होगी। ये सिर्फ इतना भर नहीं होगा कि प्रोटेम स्पीकर या डिप्टी स्पीकर उधर जाएगा। ये जो कामकाज होगा, जो पर डे का बिजनेस होगा, जो पार्लियामेंट्री बिजनेस होता है, उस पर फर्क डालेगा। और उसका सीधा सा मतलब हुआ कि हम फिर से सदन वॉश आउट होते हुए देखेंगे, जो बहुत खराब होगा। क्योंकि सरकार तो फिर सब पास करा लेगी, पारित करा लेगी, किसी जोड़ तोड़ से करा लेगी। और देखिए एक बात और समझिए, ये 234 का नंबर हम जो बार बार बोल रहे हैं, ये यूनाइट अपोजिशन का है, प्री पोल अलायंस का है। लेकिन जब अभी सदन में मुद्दों पर कोई बिल आएगा तो किसी एक का हित उसके साथ जुड़ा होगा तो कहेगा भाई ठीक है, हमारे 20 सांसद इस मुद्दे पर वहां चले जाएंगे। या दूसरा कोई होगा तो कहेगा इस पे हम वॉकआउट कर जा रहे हैं, सरकार को फिर बहुमत हो जाएगा। तो ये भी जरा देखना चाहिए और विपक्ष को ये समझना चाहिए कि स्ट्रेंथ का उपयोग जो प्रॉपर उनकी आवाज है वो तेज करके करनी है, या सड़क पर हमने फिर से सदन बंद करा दी, इस पर करना है। इन दोनों को तय करना चाहिए। अच्छा, सदन का दृश्य क्या होगा राहुल जी, उसकी झलक तो अभी से देखने को मिल रही है। कांग्रेस ने प्रोटेम स्पीकर पर सवाल खड़े कर दिए, डिप्टी स्पीकर का पद इस बार विपक्ष को चाहिए, वरना स्पीकर के सामने अपना कैंडिडेट खड़ा कर सकते हैं, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। उधर राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि कांग्रेस को 100 सीटें क्या आ गई, कांग्रेस ने तो इतराना शुरू कर दिया है। देखिए, कांग्रेस को ये समझ तो होनी चाहिए, मेरे ख्याल से होगी भी, कि अगर ये चुनाव हुआ
जो देखिए स्पीकर का चुनाव सीक्रेट बैलेट से होता है पहली बार, तो अगर चुनाव हुआ तो संख्या बल जो है वो एनडीए के साथ है। एनडीए के साथ अगर संख्या बल है और अगर टीडीपी जो है वो उसका कोई मतलब उसने कोई अलग रुख नहीं लिया, तो आराम से स्पीकर भी जो है एनडीए का होगा और डिप्टी स्पीकर भी एनडीए का हो जाएगा। क्योंकि अगर चुनाव की बात आ जाएगी तो फिर तो आपस में झगड़े वाली बात है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में झगड़ा जैसा दिखाई देगा। और अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो है स्पीकर का जो है उसको चुनाव करवाना पड़ जाए। अभी तक ये रहा है हमेशा जो है आपस में बातचीत करके जो है स्पीकर चुना जाता रहा है। ये बात और है कि पिछले 10 सालों से जो है, जहां अभी समीर जी बोल रहे थे कि पिछले 10 सालों से कोई लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं हो पाया था। संख्या बल क्योंकि सबसे बड़े दल का उतना था ही नहीं, 55 चाहिए थे वो नहीं था, तो उसके कारण लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं हो पाया था। लेकिन कांग्रेस जो है इस बार लीडर ऑफ ऑपोजिशन उनके पास होगा, वो एक बड़ा पद है जिसको जो है कांग्रेस को देखना चाहिए। ये अगर स्पीकर के झगड़ों में पड़ेंगे तो फिर वही बात आएगी कि जो है सत्ता पक्ष जो है वो संख्या बल के आधार पर चीजें करवाता चला जाएगा, जो कि संसदीय राजनीति के लिए मेरे ख्याल से बहुत खराब रहेगा। और कम से कम कल सदन शुरू होने से पहले लीडर ऑफ अपोजिशन तो पता चल जाए। आज हम लोग खड़े हैं, कल ये आना है, तो कम से कम इतना तो स्वाभाविक, इतनी तो देश उम्मीद करता है ना। और आप अभी तक कह रहे थे कि अरे तो जल्दी जल्दी सरकार बना लिए, इन्होंने तो ये भी सरपास कर दिया, ये भी कर दिया, तो कम से कम आप लीडर ऑफ अपोजिशन चुने। और मुझे ऐसा लगता है, मैं बार बार ये कह रहा हूं, मुझे इस बार लगता है कि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन बनने जा रहे हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए देखिए उनसे कहा भी गया है, हालांकि सोचने का समय मांगा था। अब कितना समय चाहिए, कल से तो संसद का सत्र शुरू होने जा रहा है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, एनडीए के लिहाज से भी ये जो स्पीकर का चुनाव है, डिप्टी स्पीकर का चुनाव है, कोई चुनौती आप संगीत जी देख रहे हैं? क्योंकि टीडीपी ने रुख बहुत हद तक स्पष्ट नहीं किया है अभी अपना। देखिए, मुझे लगता है कि टीडीपी भारतीय जनता पार्टी से बाहर नहीं जाएगी। टीडीपी ने अपनी मंशा बहुत साफ कर दी है कि उसके जितने उद्देश्य हैं वो सारे के सारे, उनका पूरा जो फोकस है वो सब आंध्र प्रदेश तक सीमित है। आंध्र प्रदेश से बाहर की राजनीति में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है, केंद्र की राजनीति में उनकी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। इसीलिए मंत्रिपरिषद पर भी बहुत ज़्यादा उन्होंने किंतु परंतु नहीं किया है। दूसरी बात, अब उनको डिप्टी स्पीकर देती है भारतीय जनता पार्टी या नहीं देती है, ये मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी के राज में ये बड़ा कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या उनके बीच में संवाद हुआ है। ये चीज़ें निकलती नहीं है। मनमोहन सिंह के समय का ज़माना होता तो पता लगे बहुत पहले ही जो है वो राडिया टेप वाले गैंग को, गिरोह को मिल गया होता, ये सारी खबरें मिल गई होती। लेकिन आज कोई भी पत्रकार जो भारतीय जनता पार्टी से करीब भी है, उसे भी पता नहीं होगा कि कौन जाकर के कल स्पीकर बनने वाला है, कौन डिप्टी स्पीकर बनने वाला है। रही बात कि क्या भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल होगा, मुझे लगता है मुश्किल नहीं होगा। चाहे वो डिप्टी स्पीकर का हो, ये बहुत ही आसानी से ये दोनों रास्ते तय कर लिए जाएंगे। आगे की बात, क्या संसद में विपक्ष जो है वो गतिरोध का रवैया अपनाएगा? मुझे लगता है राहुल गांधी के जो मान्यता है लोकतंत्र के बारे में, राहुल गांधी की जो समझ है लोकतंत्र के बारे में, मुझे लगता है कांग्रेस जो है वो गतिरोध का ही रवैया अपनाएगा। संवाद की परंपरा आप नहीं देखेंगे। वो चाहेंगे कि वॉकआउट करें। बाहर जिसे हम कहते हैं 70 के 60 के दशक में जो था, जितने भी मुंबई के फिल्म हीरो होते थे वो सब यंग एंग्री मैन होते थे। एक ही इंस्पेक्टर जो होता था वो बहुत बड़े बड़े गैंग को मार डालता था, वो सब ध्वस्त कर देता था। राहुल गांधी उसी भूमिका में आज के दिन में, उनको लगता है कि अकेले एक वही युवा तुर्क हैं, वो जो है वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ वही, उन्हें में ही बोलने की ताकत है। और वो ऐसा करते करते वो कभी बहुत चीज़ें बोल जाते हैं। मुझे लगता है कि इसकी झलक जो है आपको संसद में भी देखने को मिलेगी। प्रियंका गांधी के तेवर और राहुल गांधी के तेवर दोनों अलग अलग तेवर होंगे, आपको सदन में देखने को मिलेगा। लेकिन कुल मिलाकर के हम ये देखें, ये और देखना होगा कि क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति को ध्यान में रख करके, जहाँ वो अखिलेश यादव की अब ये भी मंशा आई है, जो सुनने में आया है कि अब राष्ट्रीय पार्टी बनने की दिशा में अब काम करना चाहते हैं, तो क्या ऐसे में अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी दोनों के बीच में प्रतियोगिता होने वाली है संसद में कि कौन बड़ा तेवर लेकर के आता है? ममता बनर्जी एक अलग पार्टी हैं, जिनका जो है वो अखिलेश से तो बनता है, लेकिन राहुल से आज तक उन्होंने राहुल को बधाई संदेश तक शायद नहीं भेजा है। कोई जानकारी होगी तो आप लोग करेक्ट कर दीजिएगा, लेकिन उन्होंने राहुल गांधी को बधाई संदेश आज तक नहीं भेजा है, जो मेरी जानकारी है। हो सकता है मैं गलत भी हूँ। वैसे ही
जो दक्षिण भारत है, मुझे नहीं लगता है कि जो डीएमके पार्टी है उसका कोई बहुत ज़्यादा केंद्रीय राजनीति में दखल की कोई उसकी मंशा है। लेकिन ये जो 3 पार्टियां हम देख रहे हैं, अखिलेश यादव की, कांग्रेस पार्टी, और ये तीनों कहीं ना कहीं आपस में आपको प्रतियोगिता करते हुए देखेंगे। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जिनको संसद में तालमेल बिठाने की जिम्मेदारी दी गई है, यदि वो ठीक से इनके साथ बातचीत करें तो इनको बीच से तोड़ करके और हमेशा अपने लेजिस्लेशन को ये पास करवाने में दिक्कत नहीं है। सामान्य विधेयक जहाँ तक सवाल है, बजट का सवाल है, फाइनेंस बिल का सवाल है, इस पर तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इनको। मनी जो ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन है उस पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है क्योंकि लोकसभा में इनका बहुमत है। फाइनेंस बिल, ये जो फाइनेंस बिल और जो मनी बिल है उस पर भी इनको दिक्कत नहीं है। दिक्कत आने वाली है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। उसमें भी कुछ ऐसे बिल हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो सामान्य बहुमत से पास हो जाते हैं, वहां पर भी उनको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत वहां आएगी जहां इनको 2/3 मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी। दिक्कत वहां आ सकती है जहां 2/3 मेजोरिटी प्लस 50% ऑफ द स्टेट्स की भी मैंडेट की जरूरत होगी, जैसे जीएसटी के मामले में इनको करना पड़ा। तो ऐसा है कि इस बार थोड़ा सा पहले से कठिन होगा लोकसभा के अंदर। लेकिन मुझे लगता है, ये कहा जाता है, एक हम कहावत है कि यदि आपने पहला दिन जो है वो बकरी काटा है या नहीं काटा है, यदि आपने पहले तेवर दिखा दिया कि हम कैसे चलेंगे, यदि आपने झुक गए, यदि कौन तेवर दिखाएगा संगीत जी, यही देखने वाली बात है कि यदि विपक्ष के आगे यदि आप सरकार झुकी हुई में उसने अपना कंधा झुका करके ये बिहेव किया तो ये जो मुद्दे उठ रहे हैं उस पर तैयारी तो कर ही नहीं है सरकार ने जवाब देने की, और वो जवाब कैसा होगा यही देखना होगा। ठीक है, बस एक छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे संगीत जी, एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के उस पार बात दिल्ली की करेंगे क्योंकि दिल्ली में पानी पर संकट लगातार बरकरार है और उसको लेकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी बखूबी देखने को मिल रही है।